गुड इवनिंग दोस्तों, एजुकेटर श्याम सिंह चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। और आप लोग जिस तरह वीडियो को देख रहे हैं तो अच्छा लग रहा है मुझे, और थोड़ा सा आप लोग और मुझे सपोर्ट करें और वीडियो को थोड़ा शेयर ज़रूर करें। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे आप, और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी आज हम थोड़ा सा फिर टॉपिक से हटते हुए, आज हम चूँकि राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं तो हम आज राष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं वो आपको हम आज बताने जाएंगे। दूसरा क्या है कि राष्ट्रपति से जुड़े हुए और सारे ऐसे मुद्दे हैं जो एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो उससे जुड़े कुछ मुद्दे भी आपको हम आज बताएंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं राष्ट्रपति के चुनाव वाले टॉपिक से। तो सबसे पहला चीज़, कुछ लोग आप लोग भी पता होगा कि राष्ट्रपति के चुनाव की जैसे बात करेंगे तो राष्ट्रपति का चुनाव अभी प्रेजेंट में हमारे देश के जो क्या है आप बोलेंगे राष्ट्रपति हैं, वो राष्ट्रपति किस नंबर के हैं तो आप बोलेंगे 14वें राष्ट्रपति है, जिनका नाम क्या है तो आप बोलते हैं रामनाथ कोविंद है। नाम क्या है? रामनाथ कोविंद है। अब यहाँ से हम लोग ये चलते हैं कि 25 जो आपका जुलाई है, 25 जुलाई 2022 को इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, यानी उससे पहले आप कह सकते हैं कि राष्ट्रपति चुन लिए जाएंगे आपके देश के, और उस तारीख को यानी 25 जुलाई 2022 को रामनाथ कोविंद अपने पद से क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। और दूसरा आप ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति का जो होने वाला चुनाव है, यानी इस बार का राष्ट्रपति के जो चुनाव होने वाले हैं, यानी कौन से वर्ष का, तो हमने कहा 2022 का ये कैमा चुनाव होगा। आप बोलेंगे 16वां चुनाव होगा। कैमा होगा? 16वां चुनाव होगा। अब यहाँ से हम लोग ये चलते हैं कि जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति कैसा है, जिसको आप कह सकते हैं आपके देश का वो क्या नागरिक है, आप बोलते प्रथम नागरिक है। यानी प्रथम नागरिक होने के नाते आप कहते हैं कि ऐसा पद है, यानी जितने भी आपके देश में जो चुन के लोग आते हैं, जो इलेक्टेड लोग आते हैं, उसमें आपके देश का सबसे बड़ा पद जो चुन के आने वाला है वो कौन होते हैं तो राष्ट्रपति होते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि जिस देश का जो सबसे बड़ा पोस्ट होता है, जिसको आप अध्यक्ष कह सकते हैं, राष्ट्राध्यक्ष कह सकते हैं, देश का सबसे बड़ा पद कह सकते हैं, अगर उस पद के लिए चुनाव हो, यानी वो हेरिडेटरी ना हो, वो वंशानुगत ना हो, बल्कि वो चुन के आने वाला पद हो, उस वाले पद को हम क्या बोलते हैं, वैसे वाले पद को हम कैसा बोलते हैं तो गणतंत्र। यानी ये जो गणतंत्र शब्द आता है कि हमारा देश कैसा है तो लोकतांत्रिक देश है, जिसमें हम कह सकते हैं गणतंत्रक जो कह सकते हैं गणतंत्र जिसके लिए यूज होता है, तो ये कैसा होता है, यानी बोलेंगे वैसा नागरिक जो पहला नागरिक है, और इस पद के लिए जो आपके देश का सबसे बड़ा पद होता है, जिसके लिए क्या होता है आप बोलेंगे चुन के, क्या होते हैं, चुन के आने वाले पद हैं। क्या बोलेंगे? चुन के आने वाला पद जो किसका होता है, यानी इसके लिए क्या होते हैं तो आप बोलेंगे इलेक्शन होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्शन होते हैं। और ये पद किसका है तो ये वाला पद राष्ट्रपति का होता है। यानी वैसा पद जो आपके देश का या किसी भी देश का जो सबसे बड़ा पद हो, और वह पद पे बैठा व्यक्ति कह सकते क्या हो, वह व्यक्ति वंशानुगत नहीं हो। कैसा नहीं हो? आप बोलेंगे वंशानुगत नहीं हो, बल्कि वो कैसा हो, इलेक्टेड हो। यानी वो कैसा आता होगा तो आप बोलेंगे वो निर्वाचित हो। कैसा हो? निर्वाचित हो। तो वैसे कह सकते चीज़ों के लिए आप किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, गणतंत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हमारे संविधान में इसकी चर्चा है, और हम कह सकते हैं गणतंत्र जो है वो हमने किस देश के संविधान से लिया है तो आप बोलते हैं हमने इसे फ्रांस के संविधान से लिया है। अब हम लोग चलते हैं कि जो राष्ट्रपति के चुनाव की बात करेंगे तो राष्ट्रपति के चुनाव जो आप बोलेंगे सबसे पहली बार आपके देश में कब हुए थे तो 2 मई आप बोलेंगे 1952 को। अब आपसे पूछिएगा कि सर इंडिया तो आज़ाद हुआ था 1947 में, लेकिन 47 में आज़ाद होने के बाद भी चुनाव 52 में क्यों हुए, तो आपको ये पता है कि आपके देश में जो आपका संविधान है, हम क्या बोल रहे हैं, जो आपका संविधान है, ये संविधान लागू कब हुआ तो आप बोलेंगे ये संविधान तो लागू हुआ था 1950 में। इस वजह से आप कह सकते हैं कि 47, 48, 49, 50 ये समय जो है, इस समय आपके देश में राष्ट्रपति के चुनाव नहीं हुए थे, बल्कि उस समय आपका देश कह सकते वही ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए यानी भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही चल रहा था। तो जब संविधान आपके लागू हो गए तब राष्ट्रपति के चुनाव देश में करवाए गए थे, और वो डेट कब था तो आप बोलेंगे 2 मई 1952। और अभी हम 22 में कौन सा चुनाव होगा तो आप बोलेंगे 16वां चुनाव होगा। अब हम लोग चलते हैं कि जो हमारा संविधान है, जो हमारा जो संसद है, इस संसद ने क्या चीज़ को लेकर तो आप बोलेंगे राष्ट्रपति, क्या चीज़, राष्ट्रपति एंड क्या बोलेंगे उपराष्ट्रपति, क्या बोलेंगे, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर। ठीक है, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर क्या बनाया, एक्ट बनाया। और एक्ट कब बना था पहली बार, अब बोलेंगे 1952 में।
अब ये कहते हैं कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के जो चुनाव को लेकर एक्ट बने, जो कब बने 1952 में, और इसके आगे चल के, यानी इसके आगे चल के हम क्या बोल रहे हैं, तो राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए क्या होता है, यहाँ पे कुछ नियम बनते हैं। यानी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित हम किसकी बात कर रहे हैं, हम नियम की बात कर रहे हैं, यानी लॉ की बात कर रहे हैं, जो कब बनाया गया था, आप बोलेंगे 1974 में बनाया गया था। अब हम लोग ये चलते हैं कि ये जो आपका कौन है, आप बोलेंगे राष्ट्रपति। इस राष्ट्रपति से जुड़े हुए हम कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को यहाँ समझते हैं। सबसे पहला चीज़ की जो राष्ट्रपति है वो आपके संविधान के कौन से भाग में है, आप बोलेंगे भाग 5 में है। अब भाग 5 में हम राष्ट्रपति से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को अब यहाँ से हम जानते हैं। सबसे पहला चीज़, आप कहते हैं कि आपके संविधान में एक आर्टिकल है जिसको आप बोलते हैं 52, यानी 52 क्या बोलता है, 52 कहता है कि राष्ट्रपति का पद, यानी राष्ट्रपति का पद कहने का मतलब है कि संविधान ये कहता है कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा। और वो पद किस आर्टिकल में चर्चा है, आप बोलेंगे आर्टिकल 52 में है। इसके बाद हम कहते हैं कौन सा, आर्टिकल 53, जिसमें कहा गया है कि कार्यपालिका शक्ति, क्या बोलेंगे, कार्यपालिका शक्ति जो किसमें निहित होगी, आप बोलेंगे राष्ट्रपति में क्या होगी, निहित होगी। यानी वो कौन सा बोलता है 53, भले वास्तविक नहीं हो, लेकिन अगर ऐसे बोला जाए कि कार्यपालिका शक्ति यानी एग्जीक्यूटिव पावर, जो एग्जीक्यूटिव पावर आपका है वो किसमें निहित है, आप बोलेंगे राष्ट्रपति में निहित है। अब हम लोग चलेंगे कहां पे, तो आप बोलेंगे आर्टिकल 54, और 54 क्या बोलता है कि 54 कहता है राष्ट्रपति का क्या चीज, निर्वाचन। क्या कहता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। और इसके बाद हम लोग जाते हैं किस पे, आर्टिकल 55 पे, और ये क्या बोलता है कि जो राष्ट्रपति के निर्वाचन है, इस निर्वाचन के किसकी बात करता है, प्रक्रिया की बात करता है। अब हम लोग कहाँ पे चलेंगे, अब चलेंगे आर्टिकल 56 पे, और ये बात करता है किसका, तो राष्ट्रपति के पद के कार्यकाल की बात करता है। ठीक है, जो कब तक राष्ट्रपति पद पे बने रहेंगे, तो आप नॉर्मली बोलते हैं 5 साल, जो कार्यकाल की बात कर रहा है। और इसके बाद हम लोग कहां पे चलते हैं, तो आर्टिकल 57 पे चलते हैं, यानी आप बोलेंगे कि राष्ट्रपति का क्या होना, आप बोलेंगे पुनर्निर्वाचन। क्या बोलेंगे, पुनः निर्वाचन की जो बात करेंगे, एक राष्ट्रपति दोबारा भी देश के राष्ट्रपति चुने जा सकते हैं, जो किस आर्टिकल में कहा गया है, आप बोलेंगे 57 में है। और इसके बाद हम लोग कहाँ की बात करेंगे, तो आर्टिकल 58 की बात करेंगे। 58 क्या बोलता है कि राष्ट्रपति के चुनाव की, क्या बोलेंगे, योग्यता की बात करता है। किसकी बात करता है, योग्यता की बात करता है। और हम लोग अब आगे चलेंगे आर्टिकल 59 पे, और ये क्या बात करता है, जो राष्ट्रपति के पद है उस पद के शर्त की बात करता है। किसकी बात करता है, राष्ट्रपति के पद के शर्त की बात करता है। और एक आर्टिकल हम बुलाते हैं कहाँ पे, आर्टिकल 60, जो हमने कहा क्या चीज़ का, शपथ, यानी राष्ट्रपति के किसकी बात करता है, ओथ की बात करता है। तो राष्ट्रपति से जुड़े हुए आपके संविधान के क्या है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जिसको हमने यहाँ पे आपको बताया। और यहाँ से एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, पूछे भी जाते हैं, जिसमें से आप कह सकते हैं कि राष्ट्रपति का जो क्या कह सकते हैं, जो चुनाव की योग्यता है, योग्यता में आप क्या बोलते हैं कि पहला तो वो देश का नागरिक हो। लेकिन यही अमेरिका के संविधान में क्या बोलता है कि वो बाय बर्थ क्या हो, अमेरिका का हो। लेकिन आपके देश का संविधान में ऐसा नहीं कहा गया है, क्योंकि आपका देश का संविधान बाद में भी जो लोग बाहर के भी हों लेकिन लंबे समय भारत में वो रह गए हों, तो उसको यहाँ का सिटीजनशिप मिल जाता है। तो आपका संविधान सिर्फ ये कह रहा है कि भारत का वो नागरिक हो, लेकिन वही अमेरिका के संविधान ये कहता है कि नहीं, वो बाय बर्थ अमेरिका का ही हो और वही व्यक्ति क्या बनेगा, राष्ट्रपति बनेगा। तो हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये चीज यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, ये सिर्फ क्या कह रहा है कि भारत का नागरिक हो। दूसरा बोलते हैं उम्र कितना हो, 35 साल हो, किसी लाभ के पद पे ना हो। यानी लाभ का पद नहीं कहने का मतलब क्या है कि वह व्यक्ति जो आपका संचित निधि है, जो कंसोलिडेटेड फंड है, उससे वो कह सकते किसी भी प्रकार का पैसा उसको ना मिल रहा हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे लाभ के पद पे नहीं माना जाता है। तो आप समझेंगे ये चीज, यानी क्या हो, लाभ के पद पे ना हो, एज कितना हो, 35 साल हो, ठीक है, देश का क्या हो, आप बोलेंगे नागरिक हो। ये चीज है पागल कह सकते हैं या दिवाली, यानी बैंकरप्ट ना हो। तो ऐसे व्यक्ति क्या है, योग्य हो सकते हैं क्या चीज के लिए, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। और एक हम ये भी कहते हैं कि वह लोकसभा का मेंबर बनने का योग्यता रखता हो, ऐसे व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल
हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने अभी बात आपको यहाँ तक तो कर दी। अब हम लोग यहाँ से चलेंगे आगे। आगे चलने का मतलब क्या है कि हमने कहा कि चुनाव पहली बार कब हुआ था, तो हमने कहा 2 मई 1952 को पहली बार चुनाव हुए। अब चुनाव हो रहे हैं कैबी चुनाव, 16वीं चुनाव कौन से वर्ष में, 2022 में। जिस 2022 में आप कह रहे हैं कि आपके किसने, तो जो सत्ता का पार्टी यानी जो आपका एनडीए है, जिस एनडीए ने किसको खड़ा किया है, तो आप क्या बोलेंगे, द्रौपदी मुर्मू। क्या बोलेंगे, द्रौपदी जो मुर्मू है वो मुर्मू क्या बनी है, तो आप बोलेंगे एनडीए के तरफ से नॉमिनेट की गई है। जबकि विपक्ष की बात करेंगे तो विपक्ष ने किसको खड़ा किया है, यशवंत सिन्हा को खड़ा किया है। किसको किया है, यशवंत सिन्हा। जिस यशवंत सिन्हा की बात करेंगे जो 2009 में इन्होंने क्या किया था, बीजेपी को क्या दिया था, अब बोलेंगे छोड़ दिया था, और पुनः 2021 में उन्होंने किसको ज्वाइन किया है, टीएमसी को ज्वाइन किया है। किसको ज्वाइन किया है, अब बोलेंगे टीएमसी को ज्वाइन किया है। तो अब हम लोग यहां से आगे ये चलते हैं कि अब राष्ट्रपति के चुनाव में सबसे पहला आता है कि जो हम चुनाव की बात करते हैं, यानी चुनाव अभी हमने कहा था राष्ट्रपति का निर्वाचन जो किस आर्टिकल में चर्चा है, तो आप बोलेंगे जिसकी चर्चा आर्टिकल 54 में है। तो सबसे पहला चीज ये आता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल कौन कौन होंगे। तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो लोग वोट करेंगे, क्या करेंगे, जो लोग वोट करेंगे वो कौन कौन हो सकते हैं। तो सबसे पहला आप क्या बोलते हैं कि जो आपका लोकसभा है, एंड कौन है, राज्यसभा में थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, एलएस मतलब लोकसभा, आरएस मतलब राज्यसभा। तो लोकसभा राज्यसभा के कैसे इलेक्टेड मेंबर, यानी जो निर्वाचित हैं, क्या है, जो आपके निर्वाचित हैं वैसे मेंबर। और दूसरा हमने क्या कहा कि दूसरा हमने ये कहा कि राज्य एवं यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश के कैसे, तो आप बोलेंगे निर्वाचित जो आपके क्या होंगे, जो निर्वाचित एमएलए होंगे वो एमएलए क्या करेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। यानी ये राष्ट्रपति का कह सकते कॉलेज है, यानी ये इसका कह सकते इतने चीज़ों से मिलके बना हुआ राष्ट्रपति के वो समूह हैं जो कह सकते राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होंगे। तो ये रहा आपका राष्ट्रपति के चुनाव की बात करेंगे। अब हम कहते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो वोट के वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, वोट के वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो वोट के वैल्यू में आप चलिए अब हम लोग चलेंगे किस चीज़ पे, तो सबसे पहला जो राष्ट्रपति के चुनाव की बात करते हैं तो चुनाव आखिर चुनाव करवाता कौन है, तो आप क्या बोलते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी भारत का निर्वाचन आयोग। भारत का निर्वाचन आयोग जो कह सकते हैं, चलिए चुनाव, तो चुनाव राष्ट्रपति के कौन करवाते हैं, आप बोलेंगे भारत का निर्वाचन आयोग के द्वारा। जो हमने पिछले कह सकते वीडियो में आपको हमने इनके बारे में पढ़ाया भी था। तो सबसे पहले निर्वाचन आयोग बोलेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसके राष्ट्रपति के चुनाव के अलावे भी निर्वाचन आयोग किस किस के चुनाव करवाते हैं, तो आप बोलेंगे राष्ट्रपति के चुनाव करवाते हैं। फिर बोलेंगे उपराष्ट्रपति का चुनाव भी कौन करवाते हैं, तो निर्वाचन आयोग जो भारत के हैं वो करवाते हैं। दूसरा आप कह सकते क्या चीज, जो आपके एमएलए हैं, ठीक है, जितने भी आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो राज्य के विधानसभा के जो मेंबर चुने जाते हैं उनका जो चुनाव होता है वो भी कौन, तो आप बोलेंगे भारत का निर्वाचन आयोग ही करवाता है। जो कह सकते जिसकी चर्चा हमने संविधान के कौन से आर्टिकल में की थी, तो हमने कहा था 324 आर्टिकल में। ठीक है, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और एमएलए और एमपी ये सब का चुनाव किसके जिम्मे होता है, तो आप बोलेंगे भारत के निर्वाचन आयोग के तहत होता है। जबकि वहीं आप कह सकते कौन सा चुनाव, तो आप बोलेंगे पंचायत का चुनाव। फिर क्या बोलते हैं आपके पार्षद का चुनाव, ये सब कौन करवाता है, तो आप बोलेंगे राज्य निर्वाचन आयोग। क्या बोलेंगे, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कह सकते पंचायतों और पार्षदों का चुनाव होता है। तो आप ये ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग चल रहे हैं कि जो यहाँ से चुनाव हुआ, जो चुनाव आयोग चुनाव करवाते हैं, तो ये चुनाव करवाने के बाद अगर कहते हैं कि अगर किसी भी प्रकार का विवाद होता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में, उस विवादों के सॉल्यूशन के लिए यानी निपटारे के लिए हमने कहा कि संविधान में कौन सा आर्टिकल का चर्चा है, तो आर्टिकल 71 की चर्चा है। यानी अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में होने वाले विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है, आप बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। अब यहां से हम लोग चलते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो जो लोग वोट देते हैं, आखिर वो वोट
कैसा होता है। सबसे पहला चीज कि वो वोट का जो प्रक्रिया है, वो वोट आखिर होता कैसा है, वो वोट कैसे दिया जाता है, इसको आप बोलते हैं क्या चीज, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। क्या बोलते हैं, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पे, यानी ये कह सकते चुनाव जो राष्ट्रपति के होते हैं जिसमें वोट दिया जाता है, यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। क्या बोलेंगे, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के आधार पे वोट दिया जाता है, जिसमें क्या होता है कि जितने भी आपके क्या हैं एमपी हैं, उस एमपी के अपने क्या होते हैं, वोट के वैल्यू होते हैं। क्या होते हैं, वोट के आप बोलेंगे वैल्यू होते हैं किसके, तो आप बोलेंगे जितने भी एमपी हैं, यानी संसद के जितने भी मेंबर हैं निर्वाचित, उनका वैल्यू होता है। फिर जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, यानी आप कह सकते जितने भी स्टेट के, यानी क्या है विधानमंडल, यानी बोलेंगे एमएलए, यानी मेंबर ऑफ मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली, तो इसके कह सकते इसके भी अपने क्या होते हैं, आप बोलेंगे वोट के वैल्यू होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि एक एमपीज, यानी हम यहां से बात कर रहे हैं कि अगर पूछा जाए कि एक एमपीज के वोट का वैल्यू कितना होता है, आप कितना बोलेंगे, 708 होता है। कितना होता है, अगर आपसे पूछे कि एक एमएलए सॉरी एक कह सकते आपका एमपी जिसके वोट का वैल्यू कितना होता है, आप बोलेंगे 708 होता है। अब हम कैसे 708 कह सकते हैं उसको देखिएगा, इसको अच्छे समझना है। क्यों, सबसे पहला चीज हम बोलेंगे कि ये चीज जो आपका चुनाव होता है किस वर्ष के जनसंख्या के आधार पे, यानी कौन सा सेंसस हुआ था, जिस सेंसस के आधार पे आप बोलेंगे वोट का वैल्यू निकाला जाता है, या फिर इसी 1971 के जनसंख्या के आधार पे आज तक हमारे लोकसभा, राज्यसभा और राज्य के विधानसभा के सीटों को निर्धारित किया गया है। जो आप पढ़े होंगे कि एक संशोधन है 84वां संविधान संशोधन। कौन सा, 84वां संविधान संशोधन, यानी कौन से वर्ष में, 2002 में, जिसमें यह कहा गया है कि 2026 तक किस चीज का, तो लोकसभा का, फिर किसका, राज्यसभा का, और जितने भी राज्य के कौन सभा है, तो आप बोलेंगे जो विधानसभा है, उन विधानसभा के जो सीट हैं वो सीट कब तक नहीं बढ़ेंगे, आप बोलेंगे जो सीट है वो क्या होंगे, आप बोलेंगे नहीं बढ़ेंगे। तो आप बोलेंगे कब तक नहीं बढ़ाए जाएंगे, आप बोलेंगे 2026 तक नहीं बढ़ेंगे। तो ये चीज कहां बोला गया था, 84वां संविधान संशोधन 2022 के तहत, और हम कह रहे हैं कि उसका आधार क्या है, तो 1971 की जनसंख्या सेंसस के आधार पे। तो हम कहते हैं कि 1971 के समय आपके देश का जो पॉपुलेशन था, जो आपकी देश की आबादी थी, वो लगभग कितना था, 56 करोड़ था। कितना था, 56 करोड़ की आबादी थी, और उस 56 करोड़ के आबादी के आधार पे ही ये वोट वैल्यू क्या किए गए हैं, आप बोलेंगे निकाले गए हैं। अब हमको थोड़ा सा वोट वैल्यू निकालते हैं कैसे होता है। तो हम कह रहे हैं कि मान लीजिए 56 करोड़ जो कह सकते क्या है, आबादी है किस चीज का, तो उस समय आपके देश का 1971 के जनसंख्या के आधार पे, और इसको हम नीचे डाल रहे हैं, यानी इसमें हम कह रहे हैं 776, यानी आप बोलेंगे आपके देश में जितने भी कह सकते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी लोकसभा राज्यसभा के जितने भी निर्वाचित जो कितनी संख्या है, आप बोलेंगे आप लिख देते हैं कि लोकसभा और प्लस कौन, राज्यसभा के निर्वाचित जितने भी कह सकते एमपीज हैं, जो संख्या कितना है 776, और इसको हम किससे नीचे मल्टीपल करेंगे 1000 यानी 1000 से, और जब इसको हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, तो इसका वैल्यू कितना आता है, 708 आता है। तो प्रत्येक संसद के जो एक मेंबर है निर्वाचित, यानी एक जो एमपीज हैं, उस कह सकते एमपी का वोट का वैल्यू कितना होगा, तो 708 होगा। लेकिन वही राज्यों में क्या होता है कि सबके वोट वैल्यू समान नहीं आ पाते हैं, इसलिए क्योंकि प्रत्येक राज्य का जो कह सकते एमएलए कहीं ज़्यादा है तो कहीं बहुत कम ही है। सिक्किम में बहुत कम है, यूपी में बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ का वोट वैल्यू एग्जैक्ट नहीं निकल पाता है, लेकिन टोटल आपको हम बता सकते हैं कितना होता है। तो सबसे पहला चीज़ आप देखेंगे यहाँ से कि अब जो एक का वैल्यू हो गया, ये कितना का पता है, एक जो आपके संसद के जो मेंबर निर्वाचित है, उस एक मेंबर का क्या हो गया, आप बोलेंगे ये वोट का वैल्यू हुआ। लेकिन आपसे वही पूछेगा कि टोटल, यानी टोटल जितने भी आपके क्या हैं जो एमपीज हैं, यानी इस एमपीज के वोट का वैल्यू कितना होता है, आप बोलेंगे 5,49,408, और वही बोलेगा टोटल आपके क्या चीज, तो टोटल जो आपके एमएलए होते हैं, जो राज्य में निर्वाचित जितने भी कह सकते आपके जो विधायक हैं, उसका वोट वैल्यू कितना होता है, तो 5,49,495, यानी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए टोटल जो वोट का वैल्यू है वो कितना होगा, तो ये होगा 8 5 13 13, और ये कितना हो जाएगा 10, 4 4 8 1 9, और ये कितना हो जाएगा 9 9 18,
और 4 4 8, 1 9 और 5 5 10, यानी 10,98,903। यही आपका क्या हो जाएगा, ये टोटल वोट का वैल्यू हो जाएगा। यानी किस चीज़ के लिए, आप बोलेंगे राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। अब हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, हम लोगों ने क्या वोट वैल्यू निकालने का तरीका यहाँ सीखा कि एक एमपीज का वोट वैल्यू कितना हो गया, 708 लगभग। ये कभी घटते बढ़ते रहता है, अभी फिलहाल कितना है, 708 है। अब हम कह रहे हैं कि जो राज्य का हमने बताया तो राज्य में वेरी कर जाता है कि अलग अलग राज्यों के क्या है, आप बोलेंगे जो एमएलए उनकी सीट ज़्यादा है कहीं कम है, तो वो थोड़ा सा वेरी करता है। लेकिन हमने यहाँ पे टोटल राज्य के एमएलए का जितना वोट वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दिया है, और टोटल संसद के यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जितने भी वोट वैल्यू है वो हमने यहाँ पे लिखा है। कुल कितना हो गया, 10,98,903 हो गया। अब हम लोग चलते हैं कि हमने एक वर्ड यूज़ किया था, क्या चीज़ हमने कहा था, राष्ट्रपति के चुनाव का जो प्रक्रिया होता है वो प्रक्रिया कैसा होता है, तो एकल संक्रमणीय। इसको थोड़ा समझना है, क्या क्या बोलेंगे, एकल संक्रमणीय हमने कहा था मत सिस्टम यानी मत पद्धति यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। इसको हम समझेंगे आखिर ये होता क्या है। जैसे हमने कहा कि राष्ट्रपति के लिए कितने उम्मीदवार खड़ा हुए, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे आपके लिए। एग्जाम्पल हमने लिया कि मान लीजिए हम कितना उम्मीदवार खड़ा किए, 3 उम्मीदवार। 3 उम्मीदवार कहने का मतलब है कि हमने खड़ा किया ए को, हमने खड़ा किया बी को और हमने खड़ा किया सी को। यानी हमने यहाँ पे कितने 3 उम्मीदवार खड़ा किए। और मान लीजिए कि वोट देने वाले जो लोग हैं उनका संख्या कितना है, तो हमने कहा कि जो वोट देने वाले जो लोग हैं उनका संख्या कितना है, तो आप बोलेंगे 12 है। अब देखिए, हमने कहा कि अगर मान लीजिए एक लोग ने यहाँ पे कितना वोट कर दिया, 7 वोट कर दिया, ठीक है। एक लोग ने यहाँ पे कितना कर दिया, 4 वोट कर दिया, और यहाँ पे एक वोट कितना किया, आप बोलेंगे 1 लिख किया। यानी एकल संक्रमणीय मत पद्धति ये कहता है कि इस चुनाव में अगर 3 लोग खड़े हैं तो कोई एक जो आपका ये जो वोट देने वाला व्यक्ति होगा वो किसी एक को वोट नहीं करेगा, उसको तीनों को वोट देना पड़ेगा। तीनों को वोट देने का मतलब ये है कि वो यह चूज कर सकता है कि वो पहला वरीयता किसको देता है। मान लीजिए अगर इसको लग रहा है कि हमें ए वाले ज़्यादा पसंद हैं तो पहले स्थान पे किसको चुनेगा, वो ए को। फिर उसको लग रहा है कि हमें 2 मतलब सी अच्छा लग रहा है तो वो 2 किसको चुनेगा, सी को, और नंबर 3 किसको चुन लेगा, आप बोलेंगे बी को। अगर दूसरा कोई और उम्मीदवार है, सॉरी जो आपका वोट देने वाले जो लोग हैं, अगर वो दूसरी बार चुन लेते हैं बी को, फिर चुनते हैं सी को, फिर चुनते हैं ए को। मतलब क्या है, इसमें एक वोट देने वाले लोग किसी एक को वोट नहीं करेंगे, उनको वोट तीनों को देना पड़ेगा, ठीक है। तो तीनों को वोट देने का मतलब क्या है कि राष्ट्रपति इसमें से वही व्यक्ति बन पाएगा जिसको टोटल जो वोट है उसके 50% से एक ज़्यादा वोट प्राप्त हुआ हो। तो हमने कह दिया कि यहाँ पे अगर 12 लोगों ने यहाँ वोट किया, जिसमें से 7 लोग ने पहला स्थान किसको दिया, ए को दिया, और 4 लोगों ने किसको दिया, बी को दिया, और सी कितने, आप बोलेंगे 1 लोग। तो यहाँ पे इस रेस में आगे कौन निकल जाएंगे, मतलब ए, क्योंकि यहाँ पे 50% +1 कहने का मतलब है 6 + 1 यानी 1 ज़्यादा, 7 इसको मिला हुआ है। लेकिन अगर ऐसा स्थिति हो कि इनको 7 ना मिलके अगर इस जगह पे इनको कितना मिल रहा होता, 5, ठीक है, कितना मिल रहा होता, 5, और यहाँ इसको कितना मिल रहा होता, 4, और इसको कितना मिल रहा होता, तो यहाँ 5 4 9 हो गया, 9 3 12। अब तो ये नहीं बन सकते थे क्योंकि अब इनको यहाँ कितना मिला है, 5 ही मिला है। जो 5 टोटल 12 वोट का 50% एक नहीं है, क्योंकि 50% एक कितना होता है, तो आप बोलेंगे 7 होता है। यहाँ कितना मिला है, इनको 5 मिला है। अब क्या होगा, जब ऐसी स्थिति आएगी तो ऐसे हालात में जिनको सबसे कम वोट मिला है, मतलब किसको, आप बोलेंगे सी वाले को, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि सी वाले वोट में जो सी में जो लोग वोट किए हैं, जिन्होंने पहले सी को चुना है, और सी के बाद यानी सी को प्राथमिकता देने के बाद, मान लीजिए कि यहाँ पे नंबर 1 यानी यहाँ पे 3 लोगों ने वोट 1 किसको चुना है, तो आप बोलेंगे कि इनको सी को चुना है। लेकिन अब देखते हैं कि यही व्यक्ति नंबर 2 में किसको चुना है। अगर नंबर 2 में अगर इनको चुना होगा तो यहाँ पे इनसे ज़्यादा, तो यहाँ पे इस क्रम में ये जो है ना, ये इस रेस में क्या निकल जाएंगे, आगे निकल जाएंगे, क्योंकि इनका ये जो 1 चुना गया है ये खत्म यहीं पे हो जाएगा। और इनको चुनने वाले लोगों ने जो नंबर 2 पे अगर इनको ज़्यादा चुना होगा तो इनका वाला कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और इस क्रम में ए क्या हो जाएंगे, आगे निकल जाएंगे, ठीक है। तो हमने ये कहा कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति में एक उम्मीदवार
एक वोट करने वाला जो एमपीज हो या कह सकते एमएलए हो, जो तीनों को वोट करेगा, इस किसी एक को वोट नहीं करना है। और उसमें से अगर सर्वाधिक पसंद करने वाले अगर 50% प्लस 1 जिसको अगर कह सकते उस उम्मीदवार ने कह सकते क्या है वोट दिया होगा तो वो आगे निकल जाएगा। लेकिन अगर वही बोलेंगे कि 50% प्लस 1 से कम हो तो वहां पे जिसको सबसे कम वोट मिला है उसको सबसे पहले देखा जाएगा और उसमें वरीयता के आधार पे कि उस व्यक्ति ने जो पहले स्थान पे सी को तो वोट दिया है, लेकिन सी का तो वैसे भी कम है 3 है, तो पहले स्थान पे सी को दिया, लेकिन उसी व्यक्ति ने दूसरा वरीयता क्रम किसको चुना, तो यहाँ ना चुन के उसमें से जो दूसरा वरीयता क्रम है वो लोग किसको चुन दिए हैं, ए को। तो इस क्रम में ए क्या हो जाएगा, इस रेस में आगे निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ का जो वोट है जो बचा हुआ नंबर 2 वाला वो कहाँ शिफ्ट होगा, ए पर होगा। यही क्या है आपका एकल संक्रमणीय मत पद्धति है जिसके आधार पर राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं। तो आपका ये समझ गए, ये आपका हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या समझे कि राष्ट्रपति का चुनाव जो कैसे होता है, राष्ट्रपति का पद जो हमने कहा किस आर्टिकल में, आर्टिकल 52 में है। राष्ट्रपति के पास क्या एग्जीक्यूटिव पावर होता है जो किस आर्टिकल में है, 53 में है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस आर्टिकल में है, 54 में है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया किस में है, 55 में है। और राष्ट्रपति के कार्यकाल जो कब तक वो रहेंगे, उनका कब तक पद रहता है, तो लगभग कह सकते हैं 5 साल के लिए होता है। तो आप बोलेंगे क्या, आर्टिकल 56। और बोलेगा राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, यानी राष्ट्रपति फिर से दोबारा भी राष्ट्रपति चुने जाएंगे, ये किस में कहा गया है, तो बोलेंगे 57 में कहा गया है। जबकि राष्ट्रपति बनने के लिए मतलब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना हो तो क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, वो किस में है, आप बोलेंगे 50 आपका 7 में है, 58 में है। और पद के शर्त किस में है, तो आप बोलेंगे 59 में है। और राष्ट्रपति का ओथ यानी शपथ की बात करेंगे तो हमने क्या कहा, आर्टिकल 60 में है। और एक हमने आपको महत्वपूर्ण आर्टिकल बता दिया था क्या, 71, कि जब भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी भी प्रकार का विवाद होगा जिसका निपटारा कौन करती है, तो सुप्रीम कोर्ट करती है। तो ये हो गया। बाकी हमने कह दिया कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो वोट दिया जाता है वो वोट कैसा होता है, तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पे होता है, जिसमें हर एक जो कह सकते वोट देने वाला जो कह सकते या पार्लियामेंट का हो या फिर आपका विधानसभा राज्य के जो निर्वाचित मेंबर हों वो क्या करेंगे, सभी जितने भी खड़े उम्मीदवार हैं वो सभी को वोट करेंगे। लेकिन वहां पे वरीयता क्रम में जो आगे होंगे, यानी वरीयता कहने का मतलब है कि अगर मेंबर ने सबसे ज्यादा नंबर 1 पे जिस व्यक्ति को वोट किया होगा वो भी कितना 50% प्लस 1, यानी टोटल वोट देने वाले के आधा से एक ज्यादा जिसको चुना गया होगा वही व्यक्ति क्या बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे। फिर हमने ये कहा था कि राष्ट्रपति के चुनाव जो करवाते कौन है, तो हमने कहा था क्या, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यानी हमने ये बोला था कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव भी करवाते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव भी करवाते हैं, और जितने भी कह सकते एमएलए और जितने भी एमपी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो सभी के चुनाव करवाने का जिम्मेवारी वो किसके पास होता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास होता है। जबकि हमने कहा कि पंचायत के चुनाव हो गए, पार्षद के चुनाव हो गए, जो कौन करवाते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट यानी राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है। तो हमने ये बोला था कि प्रेजेंट में आपके जो निर्वाचन आयोग यानी जो प्रेजेंट में इंडिया के हैं जिसके अध्यक्ष अभी फिर से नए कौन बने हैं, आप बोलेंगे राजीव कुमार बन चुके हैं, जिसके पहले कौन थे, सुशील चंद्रा थे। तो आपको इतना सारा समझ में मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए। फिर हमने ये कहा था कि राष्ट्रपति सबसे पहली बार चुनाव कब हुए थे, 2 मई 1952 को हुए थे, ठीक है। फिर हमने कहा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए सबसे पहला जो एक्ट बना था, जो हमने कहा था प्रेसिडेंशियल एंड कह सकते वाइस प्रेसिडेंशियल जो इलेक्शन एक्ट बना था वो 1952 में बना था। जबकि हमने कहा था कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो कानून बने थे वो लॉ बने थे 1974 में। फिर हमने कहा कि चुनाव करने के लिए जो चुनाव में जो जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर जो एमएलए निर्वाचित जो भाग ले रहे हैं उसका वोट वैल्यू किस वर्ष के सेंसस यानी किस वर्ष के जनसंख्या के आधार पे, हमने कहा था 1971 के जनसंख्या के आधार पे ही वोट वैल्यू को निकाला गया है। क्योंकि 1971 के सेंसस के समय उस समय देश की आबादी कितनी थी, हमने कहा था 56 करोड़ के करीब थी, ठीक है। तो 56 करोड़ के करीब थी जिस समय वोट का वैल्यू आज कितना हमने बताया, एक
आपका एमपीज का तो 708 वोट वैल्यू है, ये हो गया। और यह भी कह दिया गया था किसके तहत आगे चल के, तो हमने कहा था 84वां संविधान संशोधन यानी 84th अमेंडमेंट एक्ट जो पारित हुआ था 2002 में, जिसमें यह कहा गया था कि 2026 तक जो जितने भी सीट हैं या फिर लोकसभा के हों या वो राज्यसभा के हों या फिर कह सकते राज्य के विधानसभा के हों, वो सीट की संख्या नहीं बढ़ेगी। कब तक? 2026 तक। बाकी आपको पता है कि आपकी वर्तमान सरकार जो बहुत बड़े कह सकते विस्टा यानी सेंट्रल विस्टा का निर्माण कर रही है और शायद ये संभावना है कि 2026 तक आपके देश में या फिर पार्लियामेंट हो या फिर कह सकते क्या हो, आपका जो एमएलए हो यानी जो विधानसभा हो, वहां पे सीटों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। फिलहाल 2026 तक संख्या नहीं बढ़ेगी। किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत? आप बोलेंगे 84वां संविधान संशोधन 2001 के तहत। बाकी ये चुनाव किस नंबर का होने जा रहा है? 16वां राष्ट्रपति का चुनाव है इस बार जो हो रहा है 2022 में, यानी कब? तो 25 जुलाई आप बोलेंगे 2022 को। यानी अभी राष्ट्रपति कौन है? आप बोलेंगे 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। लेकिन अब पहली आदिवासी जो कौन कह सकते नॉमिनेट की गई है, आप बोलेंगे कि कौन? द्रौपदी मुर्मू, जिसको किसने? एनडीए ने खड़ा किया है और चांस लगभग है कि यही जीतेगी भी। तो ये अब तक इतिहास में सबसे पहली आदिवासी महिला जो क्या बनेगी? देश की राष्ट्रपति बनेगी। तो अब हम लोग यहाँ तक वीडियो को ख़त्म कर रहे हैं। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएंगे। हमको जहाँ तक लगा हमने कोशिश की है, बाकी गर्मी बहुत है तो हम लोग वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।